Hello student, I am your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss chapter number 3rd of plus 2 Journey to the End of the Earth, जो पृथ्वी के छोर तक की यात्रा, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लिखा है तिसानी दोशी, जो कि एक इंडियन राइटर है, नरेटर है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार का भी अगर हैपनिंग्स देखना है कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा है, तो इनका जो इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का, तो सबसे बेटर जगह है वो है एंटार्क्टिका की। तो अपनी जो जर्नी का डिस्क्रिप्शंस दिया है तिसानी दोशी ने इस लेसन्स के अंदर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया है कि वो हमारी पृथ्वी को इन भयंकर खतरों से, इन डेंजरस जो थ्रेट है लाइक राइजिंग टेम्परेचर और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और जो बढ़ रहा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शंस हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उसको कैसे कम किया जाए ताकि हम आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ इस पृथ्वी का हिस्सा जो है बचा पाएँ। नहीं तो हमारे साथ भी वही होने वाला है जैसा कि कुछ साल पहले जो डायनासोर्स प्रजाति के साथ हुआ था। तो लेसन्स को पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट्स टू नो मोर अबाउट द planet's past, present and futures, the Antarctica is the best place to go. One voyage. तो गाइस ये क्वेश्चंस भी आपको बनेगा, आपके जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अगर आप प्लैनेट के, हमारी जो पृथ्वी है, इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी जगह है इन चीज़ों की जानकारी लेने की, वो है एंटार्क्टिका। तो ये एक वन वॉयज है जो प्रायद्वीपीय पठार की जो यात्रा है, प्रायद्वीप की जो यात्रा है, उसी से रिलेटेड है। लेट्स डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard in Russian research vessel, the Akademik Skalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. तो गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक स्टूडेंट को इस चैप्टर को अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अपनी पृथ्वी को सेव करने के लिए, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहें। नहीं तो आने वाले समय में हमें जो है भारी जो परिणाम है इसके भुगतने पड़ सकते हैं। My journey begins 13.09 degree north to the equator in Madras and involves crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and at least as many ecosphere. Earliest this year, जो उस साल की बात करती है जब उसने अपनी जो वन वॉयज जो है प्रायद्वीप की यात्रा स्टार्ट की थी, तो उसके बारे में कहती है कि जो इस साल के शुरुआत के अंदर ही आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड इन रशियन रिसर्च वेसल। रशियन रिसर्च वेसल ये एक रशिया का जो रिसर्च का जो जहाज़ है उसके बारे में है, जिसका नाम था अकेडमिक स्केल्स्की। अकेडमिक स्केल्स्की के ऊपर मैंने अपने आप को पाया, यानी मैं उसके ऊपर सवार थी। हीडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। और किस तरफ बढ़ रही थी? जो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पवनें चलती हैं उस कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही थी, वो था एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगिंस 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। जो मेरी यात्रा है वो 13.09 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ से जो है मद्रास में शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग 9 जोन, और इस जो जर्नी है, जो ये मेरी जो जर्नी थी, इसके अंदर 9 टाइम जोन इंक्लूड थे, 6 चेक पॉइंट्स इंक्लूड थे, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर इंक्लूड थी, और इतने ही इकोस्फीयर जो है इसके अंदर इंक्लूड थे। तो टाइम जोन के बारे में गाइस आपको पता है कि जो रशिया है, रशिया सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है, तो उसमें 11 टाइम जोन है। हम भी कई बार सुनते हैं कि पाकिस्तान में ये टाइम हुआ है, इंडिया में ये टाइम हुआ है और श्रीलंका के अंदर ये टाइम हुआ है। तो हाफ आवर्स का जो है डिफरेंस है टाइम्स के अंदर।
लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन से मेज़र किया जाता है। ऐसे ही जो टाइम जोन होते हैं वो अलग अलग, जैसे कि हमारे भारत का जो टाइम जोन है उसे 88.5 डिग्री से जो है वो मेज़र किया जाता है। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 18 hours in combination of car and aeroplane and a ship. So my first emotions on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. Wonder is that its immensity, its isolations, but mainly at how there could ever been a time when India and Antarctica were the part of the same landmass. By the time I actually set foot on Antarctica continent, जब मैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर मैंने पहला कदम रखना था तो उसमें जो है मेरी 100 किलोमीटर की जो 100 घंटों की जो यात्रा इसके अंदर इंक्लूड थी, जिसके अंदर कार की जो ट्रैवलिंग थी, एरोप्लेन की ट्रैवलिंग थी और शिप की ट्रैवलिंग थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। इसलिए जो मेरी पहली इमोशंस थी, भावना जो थी, वो अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव जो विस्तृत वाइट लैंडस्केप फैला हुआ था और जो अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन जो था, जब मैंने अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप देखा और उसका अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन देखा, यानी जो समुंदर, नीले रंग का जो समुंदर देखा और जो वाइट लैंडस्केप देखा, जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ मैंने दूर तक देखी फैली हुई, वो था मेरा जो पहला इमोशन, वो था रिलीफ का। मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। उसके बाद फॉलोड अप, उसके बाद विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उसके बाद मुझे जो है बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। क्या देखकर? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मुझे इसकी इमेंसिटी के ऊपर बड़ी हैरानी हुई। इमेंसिटी होती है इसकी विशालता के ऊपर। आइसोलेशंस, ये इसकी जो आइसोलेशन है, ये जो अलग थलग पड़ा हुआ था बाकी कॉन्टिनेंट से, इसके ऊपर मुझे हैरानी हुई। बट मेन एट हाउ, पर जो मेनली जो मुख्य रूप से मुझे हैरानी हुई वो ये, देयर कुड एवर बीन अ टाइम, कि पहले ऐसा टाइम था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। ये कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक ही लैंड मास के पार्ट थे, एक ही भूमि के भाग थे, यानी दोनों इकट्ठे थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंग है ये। 650 मिलियन ईयर एगो अ जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist. Central roughly around the present day Antarctica, 650 million year ago, 650 million year ago, a giant amalgamated southern supercontinent. Amalgamated means mix up, mixed, जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, जो वास्तव में एग्जिस्ट था, इंडीड एग्जिस्ट था, वास्तव में वहाँ पे मौजूद था। तो सबसे पहले जो है ये कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट में नहीं होते थे, पहले इस पूरे का पूरे जो अर्थ थी उसका एक ही कॉन्टिनेंट होता था, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था गोंडवाना, जो कि सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जहाँ पे अंटार्कटिका आज जहाँ पे अंटार्कटिका मौजूद है उसके लगभग सेंटर के अंदर, बीच मध्य के अंदर मौजूद था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years Gondwana thrived. But around the times when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. Things were quite different then. जो आज जो चीज़ों को हम देखते हैं तो उस दौरान जो चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंस थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन्स, अभी तक जो है उस दौरान जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना होता था तो उस दौरान जो है मानव जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंचा था।
एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो टेम्परेचर था, जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, जैसे कि आजकल हम जिस क्लाइमेट को बेयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और जिसके ऊपर बहुत बड़ी किस्म की, बहुत ज़्यादा किस्मों के फ्लोरा, जीव जंतु और फ्यूना जो है वनस्पति रहते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्स, 500 मिलियन साल तक गोंडवाना जो है फला फूला, खूब इसने अपनी प्रोग्रेस की। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, और जिस दौरान जो डायनासोर है इस पृथ्वी से विलुप्त होने शुरू हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, और जिस दौरान जो स्तनधारी हैं वो पृथ्वी के ऊपर पैदा हुए, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। ये जो लैंड मास है, जो ये धरातल है, इसे मजबूर होना पड़ा कंट्रीज़ के अंदर कन्वर्ट होने में, सेपरेट होने में। शेपिंग्स द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा विश्व है, वो उस तरह से की आकृति में बन गया जैसा कि आज हमें पता है। टू विजिट एंटार्क्टिका नो इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रेस्प of where we have come from and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of Cordilleans, folds and Precambrians, granite, sealed, ozones and carbons, evolutions and extinctions. When you think about all that can happen in a million year, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and forms the Himalaya. South America drifting off to join North America, opening up the direct passes to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. To visit Antarctica now is to be a part of that history. जो वो इतिहास था हमारा, अगर आपने उस इतिहास को जानना है तो एंटार्क्टिका का जो यात्रा है वो उस हिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये जानने के लिए हम कहाँ से आए हैं और हम संभवतः किस तरफ बढ़ सकते थे। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलियन फोर्स, तो जो कार्डिलियन फोर्स है और जो प्री कैम्ब्रियंस ग्रेनाइट सील्ड है, इनके महत्व को समझना ज़रूरी है। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशंस एंड एक्सटिंक्शंस, और साथ के साथ ओजोन और कार्बन की जो एवोल्यूशंस के बारे में, जैव परिक्रम के बारे में, और साथ के साथ इसके विनाश के बारे में, इसके विलुप्त होने के कारण को जानना जो है बड़ा महत्व है। व्हेन यू थिंक्स अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हो कि ये सारी घटनाएं जो है 1 मिलियन ईयर में हो सकती हैं, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग्स, ये आपके दिमाग को हिला देने वाली बात हो सकती है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग्स नॉर्थवर्ड, इंडिया जो है नॉर्थवर्ड उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया के साथ जुड़ने के लिए, टू बकल इट्स क्रस्ट, इसकी जो क्रस्ट है उसको बकल करते हुए, उधेड़ते हुए, एंड फॉर्म द हिमालय के निर्माण करने के लिए जो है भारत जो है एशिया के साथ जुड़ने के लिए इसकी परतों को उधेड़ रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका जो है, अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने के लिए उस तरफ बढ़ रहा है। ओपनिंग्स द डायरेक्ट पासेस, और उसके साथ साथ क्या हो रही है, जो ही ऐसा हमने कल्पना करनी है, इमेजिन करनी है। आप जब वो वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप जो 7 कॉन्टिनेंट देखेंगे, अगर आप सिर्फ इमेजिन से देखेंगे कि आप उनको एक साथ ला सकते हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जैसे एक शीशा टूट जाता है। जैसे एक शीशा टूट जाता है तो हम दोबारा से कोशिश करते हैं उन टूटे हुए पार्ट्स को साथ लाने की, तो हमें पता होता है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट से सेपरेट हुआ है। तो ऐसे ही जब आप कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, इंडिया में वो जो वर्ल्ड मैप को देखेंगे कॉन्टिनेंट्स को, तो आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है कहाँ से सेपरेट हुआ है। तो उस थ्योरी को बोलते हैं जिग्सा फिट। तो जब आप देखें कि साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है ज्वाइन करने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, जो ड्रैग पासेस है, जो ड्रैग दर्रा है वो खुल गई है, उसका रास्ता ओपन हो गया है, जिसकी वजह से उसने क्या है
कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से जो है ठंडी जो ध्रुवीय धाराएं हैं वो पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका जो है वो उसको बिल्कुल बर्फ़ बनाए हुए हैं, बर्फ़ में बनाए हुए, बिल्कुल ठंडा किए हुए हैं, डेसोलेट किए हुए हैं, एकांत अलग थलग किए हुए हैं, एंड उसको क्या है वर्ल्ड के बॉटम में रखे हुए हैं। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो जब आप वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, उसके कॉन्टिनेंट्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ's टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. For a sun worshipping South Indian like myself, मेरी जैसी, क्योंकि जो इंडियन साउथ इंडियन जो लोग हैं वो सूर्य देवता की पूजा करते हैं, ऐसे ही वो नरेटर है, ऑथर है इस स्टोरी की, इस लेसन्स की, वो कहते हैं कि मेरे जैसे जो सूर्य देवता की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय के लिए 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ's टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर, जहाँ पे 90% जो है पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ़ जो है स्टोर है, इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कड़कड़ाक के देने वाला जो है प्रोस्पेक्ट है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। ये क्या है, ठंडा कर देने वाली संभावना है। नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन, ना केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ही नहीं, क्योंकि जितना हम ठंडी जगह पे रहते हैं तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म फंक्शंस होता है, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पर इसके साथ साथ किसके लिए, इमेजिनेशन के लिए भी, कल्पना के लिए भी। इट इज़ लाइक्स वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। अब जब बर्फ़ पे आप अंटार्कटिका पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सी एक जाइंट पिंग पोंग बॉल के अंदर वॉक कर रहे हैं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, जहाँ पे मानव का कोई निशान तक नहीं है, नो ट्रीज, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, नो बिल बोर्ड्स, जहाँ पे किसी प्रकार के जो बिल बोर्ड्स नहीं हैं, जो विज्ञापन पट जो वहाँ पे नहीं दिए गए हैं, किसी प्रकार के नोटिस बोर्ड्स किसी प्रकार के नहीं लगे हुए हैं, और ना ही बिल्डिंग्स हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप सभी प्रकार के जो अर्थली सेंसेस हैं, अर्थली जो सेंसेस हैं, जो भी आप देखते हो कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से जानवर जीव जंतु वहाँ पे जो नॉर्मली जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, वो सारा जो दृष्टिकोण है, वो सारा जो दृश्य है, और उस समय को आप खो देते हैं। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक्स टू द माइटी midges and mice to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. तो आपको क्या नज़ारा नज़र आता है, आपको माइक्रोस्कोपिक से लेके सूक्ष्म जीवों से लेके बड़े बड़े जीव तक नज़र आते हैं, जैसे कि मिजेज और माइट्स हैं, कीट पतंगे हैं, कीट पतंगों से लेके आपको ब्लू व्हेल तक आपको वहाँ नज़र आएगी। आइसबर्ग्स, इतने बड़े आइसबर्ग्स आपको नज़र आएंगे जितने बड़े कई देश हैं। तो सबसे बड़ा जो आइसबर्ग्स अभी तक रिकॉर्ड किया गया है उसका साइज़ बेल्जियम कंट्री जितना बड़ा था। डेज गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन surreal 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. Days goes on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. दिन अजीब 24 घंटे दक्षिणी सर्दियों की रोशनी में, तथा जो एन अबिक्विटस साइलेंस, जो जहाँ पे हमेशा
शांति रहती है बीतते गए, और इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और काल्विंग आइस शीट। और ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, वो कभी कभार टूटती, किसके द्वारा? एवलांच के द्वारा, बर्फ़ की नदियों के द्वारा, और जो आइस शीट है उनके टूटने से। It is an emergence that will force you to place yourself in the context of the Earth geological history. यह एक तैयारी है जो आपको पृथ्वी को भूगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने को बाध्य करती है। And for humans the prognosis isn't good, और मानव के लिए ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल अच्छी। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का क्या प्रभाव है? ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर, barely a few सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जो मानव है, जो थोड़े से पाल्ट्री 12,000 साल, मानव जो सभ्यता है वो पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 12,000 साल पहले की है। बियरली अ फ्यू सेकेंड ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू देखें तो ये कुछ एक सेकेंड ही बनते हैं। इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे से समय में भी वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेज, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। ये जो इतना छोटा सा समय है, इसी में हमने क्या किया है? वी मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, एचिंग आवर डोमिनेंस। हमने क्या है? पृथ्वी के जो नेचर है उसके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए क्या है? कोशिश की है। कैसे? गांव बनाकर, टाउन बनाकर, सिटी बनाकर और मेगा सिटी बनाकर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड सोर्सेज। जो लगातार मानव जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से हम क्या है? दूसरी जो स्पीसीज हैं, दूसरी जो प्रजातियां हैं, उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं उन लिमिटेड सोर्सेज के लिए जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं। एंड द unmitigated burnings of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increase the average global temperature. और ये जो इंटीग्रेटेड जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो लगातार हम इन फॉसिल फ्यूल्स को, जो जीवाश्म ईंधनों को जला रहे हैं, उसकी वजह से क्या है? वर्ल्ड के अराउंड एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट क्रिएट हो गया है, जिस विच इज स्लोली, जो धीरे धीरे पर श्योरली, पर निश्चित रूप से क्या कर रहा है? जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम्स। आजकल हम किस बात के ऊपर बहस करते हैं? वो बहस करते हैं लगातार इन्वायरमेंट के गर्म होने, जलवायु के अंदर बदलाव, और जो दिन प्रतिदिन जो एनवायरनमेंट का तापमान जो है बढ़ रहा है, वो हमारा आज गर्म मुद्दा है बहस का। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका है उसकी जो आइस शीट है वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम्स ओशंस करंट बी डिस्टर्बटेड? क्या जो गल्फ स्ट्रीम्स हैं उनकी जो ओशन करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी? Will it be the end of the world as we know it? क्या इससे, क्योंकि अगर गल्फ स्ट्रीम ओशंस हैं वो डिस्टर्ब होगी, उथल पुथल मच जाएगी उसके अंदर, तो क्या इसकी वजह से संसार का अंत हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं, मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज का जो गर्म मुद्दा है वो है क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड है। Maybe or maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. चाहे कोई भी तरीका हो, एंटार्क्टिका जो है इस डिबेट का, इस वाद विवाद का एक महत्वपूर्ण, एक क्रूशल, एक गंभीर घटक है। नॉट जस्ट बिकॉज इट हैज़ ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं
कि ये वर्ल्ड की एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी मानव जो पॉपुलेशन है वो नहीं रही है, सस्टेन नहीं रही है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिविटी pristine in this respect, but more importantly because it's in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. Therefore remains relatively past time इन दिस रिस्पेक्ट, बल्कि इसकी अगर हम तुलना करें तो ये बिल्कुल प्योर रही है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। जो इसके आइस कोर हैं, जो बर्फीले कॉर्नर हैं, उसके अंदर 500,000 ईयर ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो इसकी आइस लेयर के अंदर दबे हुए हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो। अब क्वेश्चन उठता है गाइस, व्हाई इट इज सेड दैट इफ यू वांट्स टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layer of ice। एक तो क्वेश्चन ये तो एक पार्ट ये बनेगा उसका। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन स्केल्स्की aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with the inspiring educational opportunity which help them foster a new understanding and respect for our planet। तो अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी जो एंटार्क्टिका है वो पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जानने की सबसे बेहतर जगह है, क्यों? क्योंकि जो 500,000 ईयर जो कार्बन रिकॉर्ड है वो इसकी आइस के नीचे, लेयर्स के नीचे दबे हुए हैं, और अगर लिटिल बिट हैपनिंग होती है दूसरी जगह पे तो उसका इम्पैक्ट जो है आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कहाँ पे, एंटार्क्टिका के ऊपर। स्टूडेंट ऑन आइस, ये था मेन प्रोग्राम जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन स्केल्स्की। प्रोग्राम कर रहे थे उसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय, इसका मुख्य जो मकसद था वो था बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के एंड पर ले जाकर, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको वर्ल्ड के एंड पर ले जाया जाए, यानी एंटार्क्टिका ले जाया जाए, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उनको प्रोवाइड इंस्पायरिंग जो प्रेरणादायक जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो हैं, शैक्षणिक अवसर प्रदान करके न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से उनको नई नई जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पैदा करने में हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और साथ साथ उनके दिल के अंदर हमारे पृथ्वी के प्रति जो है आदर भी बढ़ जाएगा। यही मेन मकसद था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का। क्या मकसद था कि सबसे पहले कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं उनको वर्ल्ड के एंड तक ले जाया जाए, जिसकी वजह से उनको इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, और जिसकी वजह से उनको क्या है, न्यू जो अंडरस्टैंडिंग है उनको फोस्टर करने में हेल्प मिले, और साथ के साथ जो हमारी प्लेनेट है उसके प्रति उनके अंदर रिस्पेक्ट जाग जाए, ताकि वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपने नए आइडियाज़ की वजह से जो वेस्टेज हैं और जो पोल्यूटेंट हैं उनके ऊपर कंट्रोल पा सकें। इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ। अब इस प्रोग्राम को चलते हुए 6 साल हो गए हैं। हेडेड बाई कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जिसको हेडेड किया गया, जिसको चलाया गया था किसके द्वारा, एक कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा चलाया गया। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टनिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच, जो कि सेलिब्रिटीज़ को ले जाकर और जो अमीर जो रिटायर लोग हैं उनको ले जाकर के अंटार्कटिका में थक गया था।
क्यूरियोसिटी सीकर्स और जो उत्सुक जानने वाले हैं उनको ले जा करके अंटार्कटिका में थक चुका था। क्यों भाई? हु वुड ओनली गिव बैक इन अनलिमिटेड वे, जो वहाँ से कुछ उनको जानकारी मिलती उसके प्रति मात्रा में वापस कर देते। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। वो जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पॉलिसी मेकर बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते थे, वो अपनी लाइफ को चेंज करने का एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते थे उस एज में व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जब वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार थे, सीखने के लिए तैयार थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात थी वो ये थी कि वो काम करने के लिए तैयार थे। यानी वो उन सारी समझ उन्हें थी कि कैसे हम पृथ्वी के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जो है इन जो चेंजेस हैं इनको सीख सकते हैं और इनको लागू कर सकते हैं। द reasons the program has been so successful is it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. The reason the program has been successful, जिस वजह से ये जो प्रोग्राम है वो सफल हुआ, द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, जिस वजह से ये जो प्रोग्राम है इतना सफल हुआ उसका कारण था इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इट। इतना अगर साउथ पोल के नज़दीक जाना इम्पॉसिबल था बिना इससे प्रभावित हुए। अगर आप साउथ पोल के इतना पास जाते हो तो आप उससे प्रभावित रहे बिना रह नहीं सकते। It is easy to be blast out about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. It is easy to be blast about polar ice cap melting while sitting in a comfort zone of our respective latitude and longitude। अपनी जो आरामदायक जो जगह है, जिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर हम बैठेंगे, यानी जहाँ पे हम आराम से ये देख पाएँ कि जो आइस कैप जो है वो मेल्टिंग हो रहे हैं, ये कहना जो है, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना बड़ी आसान सी बात है। बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, जब आप ग्लेशियर को पिघलते हुए देखते हो और आइस स्लैब्स को कोलैप्स होते हुए देखते हो तो यू बिगिन्स टू रियलाइज, आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, ये जो सबसे बड़ा जो संकट है, ये वास्तव में वास्तविक है। तो दूर बैठ करके आराम से एसी रूम में बैठ करके तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं भी, आपको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रैक्टिकली नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होते। और जब हम उस जगह को अपनी आंखों से देख लेते हैं, उस होने वाली घटनाओं को जब हम देख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते उसके प्रति किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplanktons, those grasses of the sea that nourish and sustains the entire southern ocean's food chains. Antarctica, because of her simple ecosystem. Antarctica क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बड़ा ही सिंपल है और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता की कमी है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस। तो ये जो है एक परफेक्ट जगह है स्टडी करने की कि कैसे थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव जो है एक बड़ा सा परिणाम जो है ला सकता है, बड़ा सा जो घटना को घटने का मौका दे सकता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन जो है सूक्ष्म पौधे हैं, उनको ले लीजिए आप।
तो फाइटोप्लैंक्टन जो है फिश का आहार है, जिनको जो फिश जो मैरीन लाइफ के लिए सबसे जो बेटर जो बेस्ट जो न्यूरिश जो फूड है वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये जो समुद्र के जो घास हैं, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, जिसने जो साउदर्न ओशंस की फूड चेन को, आहार श्रृंखला को पूरी तरह से पोषित किया है और बना कर रखा है। दिस सिंगल सेल प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन and synthesize organic compound in that wondrous and most important of process called photosynthesis. These single cell plant, ये जो सिंगल सेल प्लांट हैं, यूज द सन एनर्जी, ये जो क्या है सूर्य की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एसिमिलेट कार्बन को अब्सॉर्ब करने में, और जो ऑर्गेनिक यौगिक हैं उनका निर्माण करते हैं, एंड सिंथेसाइज मीन्स उनको प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ, जो सबसे हैरानी वाला और सबसे जो प्रक्रिया है वो है इसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो सबसे वंडरस और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसमें जो ये जो सिंगल सेल प्लांट है ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में एसिमिलेट कर देते हैं, क्या है कंपाउंड। साइंटिस्ट वांट दैट a further will affect the प्लैंक्टन्स। साइंटिस्ट ने जो है ये ओजोन लेयर में जो है डिप्लेशन होता गया और होती गई, तो इस फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी के ऊपर पड़े पड़ेगा, और उस रीजन के अंदर रहने वाले पक्षियों
कर रही थी, अपने आप की बॉडी को फैलाकर बैठी हुई थी एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन। हाउ वुड कैसे अंटार्कटिका फिर से गर्म